हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो आज मैं आपके लिए हिंदी पेडागोजी की क्लास लेके आई हूँ और इस हिंदी पेडागोजी की क्लास में आप अपनी खुद की एक जांच कर सकते हो कि आपकी पेडागोजी पर कितनी पकड़ है। ठीक है, आपकी पेडागोजी पर कितनी पकड़ है। तो इसकी लिए ये मैं सिर्फ पेडागोजी के प्रश्न ही इस वीडियो में आपको मिलेंगे। ठीक है, पेडागोजी के ही प्रश्न हैं आपके, इसमें आपका गद्यांश और पद्यांश बिल्कुल भी नहीं है। तो चलो शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि डेली आपको चैनल पर ऐसी ही वीडियो मिलती रहती है और हमारे चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री में तैयारी कराई जाती है। तो चलो शुरुआत करते हैं। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। आपकी हिंदी की जो भी भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं, ठीक है, इन किसका पाठ की बात हो रही है यहाँ। तो यहाँ हमारे हिंदी भाषा के पाठों की बात हो रही है। हिंदी, ठीक है, हिंदी की हो या फिर इंग्लिश की हो या फिर संस्कृत हो, उर्दू हो, कोई भी हो, यानी भाषा की बात हो रही है। हमारी क्लास कैसी है, ये भाषा है। ठीक है, तो भाषा के चैप्टर हैं। तो बात किसकी हो रही है, किसके पाठों की हो रही है, भाषा के पाठों की हो रही है। तो भाषा के पाठों में या फिर पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। चित्र अमूर्त संकल्पना को समझने में सहायता करते हैं। ये भाषा के साथ साथ फिर आपके पास कोई भी बुक है, ठीक है, ये आपके पाठ्य पुस्तकों से संबंधित है। चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, आप जल्द से जल्द कमेंट करें। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए है, फिर हम भी इसका राइट आंसर अवश्य बताएंगे। मैं 5 गिनती करूंगी, तब तक आप इसका राइट आंसर दीजिएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब देखो, इसका राइट आंसर है नंबर 1। यानी जो चित्र होते हैं वो अमूर्त संकल्पना को समझने में सहायता करते हैं। जैसे हम किसी चीज़ का हमने चित्र बना दिया है, जैसे गाय का चित्र बना दिया है। अब बच्चे ने गाय का चित्र देखा है लेकिन उसने रियल में गाय को नहीं देखा है, तो फिर वो उसी चित्र को लेकर के उसकी अमूर्त संकल्पना करेगा। ठीक है, कल्पना करेगा। तो इसीलिए जो चित्र होते हैं वो अमूर्त संकल्पना को समझने में सहायता करते हैं। इसीलिए पाठ्य पुस्तकों में और पाठों में चित्रों को शामिल किया जाता है। सिर्फ आकर्षक बनाने के लिए नहीं या फिर इनका प्रचलन हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगला प्रश्न है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल आपके कौन कौन से हैं। और आपके भाषा के 2 कौशल होते हैं, एक अभिव्यक्तात्मक और दूसरा होता है ग्रहणात्मक। और भाषा के कौशल पर वीडियो आपको मिल चुकी है, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर के अवश्य देखें। हिंदी पेडागोजी के नाम से मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप जल्द से जल्द कमेंट करें। सुनना या फिर पढ़ना, सुनना या बोलना, बोलना या लिखना, पढ़ना या फिर लिखना। तो आपका क्या होगा, जल्द से जल्द कमेंट करें। मैं 5 गिनती हूँ, 1 2 3 4 5। अब राइट आंसर देखो क्या होगा। अभिव्यक्त का अर्थ होता है कि जो भी हमारे मन में विचार होते हैं उनको हम व्यक्त करें। ठीक है, अभिमानी स्वयं, स्वयं व्यक्त करना। और ग्रहण यानी दूसरों के विचारों को ग्रहण करना होता है। अब वो व्यक्त बालक हो या मनुष्य हो तो किस तरीके से करेगा, या तो बोल करके करेगा। ठीक है, बोलना हमारा इधर भी है और इसमें भी है। और फिर बोलने के बाद फिर किससे करेगा, लिख करके करेगा। ठीक है, तो लिखना हमारा यहाँ पढ़ने के साथ है और इधर बोलने के साथ है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी। राइट आंसर क्या होगा, नंबर सी। यानी बोल करके और लिख करके, ये दोनों ही, बोलना और लिखना आपके कैसे हैं, अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। अब ग्रहणात्मक कौन कौन से हैं, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। आपसे नहीं पूछा है, यानी इन 4 ऑप्शनों में से आपके 3 हैं और 1 नहीं है। और जब भी आपसे नहीं पूछ लिया जाए तो वहाँ आपको नहीं पर अवश्य अंडरलाइन करनी है। विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, आप भी जल्द से जल्द कमेंट करें।
स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को कम से कम वर्णमाला को कंठस्थ करना, ठीक है, ये कम नहीं है, आपका क्रम है, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। ध्वनि संकेतों चिन्हों का संबंध बनाना। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, 5 गिनते हैं हम, 1 2 3 4 5। कमेंट करिएगा आप अपना। तो राइट आंसर आपका होगा नंबर 3 सी, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आपको वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ नहीं कराना है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य वर्णमाला को कंठस्थ कराना नहीं है, विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग को प्रभावी प्रयोग करवाना है और अपनी बात बच्चा स्पष्टता के साथ और आत्मविश्वास के साथ कह सके। ध्वनि संकेतों और चिन्हों दोनों में संकेत यानी संबंध बनाना भी, ये सभी हमारे भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं, लेकिन वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो राइट आंसर आप दीजिएगा। हम 5 गिनते हैं, 1 2 3 4 5। तो राइट आंसर आपने जल्द से जल्द करिएगा, क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका नंबर डी, ठीक है, यानी समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। यानी जब भी हम उपचारात्मक शिक्षण करेंगे, उपचारात्मक बच्चे का उपचार करेंगे, ठीक है, तो जब तक हमें उसकी जो भी समस्या है, उस समस्या यानी वो समस्या उत्पन्न क्यों होती है, ठीक है, उसका सही कारण अगर नहीं पता चलेगा तो फिर उपचारात्मक जो भी हम उसे उपचार देंगे तो उसकी सफलता निर्भर नहीं हो पाएगी। तो उसकी सफलता निर्भर समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर ही निर्भर होती है। अगला प्रश्न है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, प्रश्न अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों को और लाइक कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। तो जल्द से जल्द आप भी अपना कमेंट करिएगा। भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। विद्यालय में केवल पढ़ना और लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। अब देखो, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है, आपसे उचित पूछा है यानी सत्य पूछा है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा। अब भाषा कौशल के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। राइट आंसर करिएगा। हम 5 गिनते हैं, 1 2 3 4 5। इससे ज़्यादा समय आपको नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि आप जितनी फास्ट रखोगे तो उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अब देखो, इनके हम ऑप्शनों को देखें तो राइट आंसर आपका क्या होगा। राइट आंसर आपका होगा नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। अब बाकी के हम ऑप्शन देखते हैं। भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी नहीं है, ठीक है, यानी जो भाषा है वो अभ्यास से आती है, ठीक है। विद्यालय में केवल पढ़ना और लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमें बच्चे के चारों कौशलों को यानी चारों कौशलों में बच्चे को दक्ष बनाना है, निपुण बनाना है। बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल क्रम से देखो, एक क्रम तो है आपका, ठीक है, क्रम तो है। जैसे आपका पूछ भी लिया जाता है LSRW, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बच्चा पहले लिखना ही सीखेगा या फिर पहले बोलना ही सीखेगा या पहले पढ़ना ही सीखेगा। इस तरीके से इनका कोई निश्चित क्रम नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो गया नंबर 4। आशा करती हूँ कि ये पेडागोजी को जो भी प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और यकीन मानिए आप हमारे साथ पेडागोजी
कि जो भी मैं टॉपिक पर क्लास देती हूँ या फिर आपको पीवाईक्यू लगवाती हूँ, वहाँ भी मैं पूर्ण पेडागोजी के साथ ही पीवाईक्यू लगवाती हूँ या फिर आपको ये प्रैक्टिस लगवा रही हूँ। तो आप पेडागोजी पर आपकी 100% पकड़ बनेगी और आप भाषा में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आपकी भाषा 60 नंबर की आती है, ठीक है। और यानी आप ये हिंदी में अगर पेडागोजी पर पकड़ बनती है तो आपकी जो भी दूसरी भाषा है आप उसमें भी पेडागोजी में अच्छा स्कोर कर पाओगे और आपकी भाषा में 60 में से 60 नंबर अवश्य आएंगे। अगर 60 नहीं आएंगे तो आपके 55 नंबर कोई भी नहीं रोक सकता। और भाषा में अगर आपके 55 नंबर आते हैं तो फिर आपका सीटेट पास करने से भी आपको कोई भी नहीं रोक सकता। प्रश्न पढ़ते हैं। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? राइट आंसर करें आप अपना जल्द से जल्द। बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग। तो 5 गिनते हैं हम, 1 2 3 4 5। राइट आंसर क्या है आपका? आप अवश्य कमेंट करें। आप कमेंट बिल्कुल नहीं करते हो। अगर आप कमेंट करोगे तो यहाँ अगर एक बार आपसे प्रश्न गलत होगा तो फिर आपके एग्जाम हॉल में आपका प्रश्न आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। इसीलिए आप कमेंट अवश्य किया करें। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यानी एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को सबसे अधिक महत्व देंगे? तो सबसे अधिक महत्व की बात हो रही है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। यानी बच्चा जितने ज़्यादा अधिक प्रयोग करेगा भाषा के, उसकी भाषा उतनी ही मजबूत होती है। और फिर भी आपकी कक्षा कैसी है? बहुसांस्कृतिक कक्षा है, यानी बहुभाषी कक्षा है। अलग अलग संस्कृतियों के लोग हैं, तो अलग अलग संस्कृतियों से आए हैं बच्चे, तो अलग अलग भाषा का प्रयोग करेंगे। तो अगर वो अपनी अपनी भाषा का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो इसे आप एक संसाधन के रूप में ले सकते हो, ठीक है। बच्चे यानी एक अपनी मातृभाषा के साथ साथ दूसरी भाषाएं भी अपने आप से सीख लेते हैं, अर्जन करके सीख लेते हैं, बिना किसी व्याकरण के, बिना किसी प्रयास के। अगला प्रश्न है आपका, बच्चे प्रारंभ से ही एक भाषिक होते हैं, द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, भाषा में कमजोर होते हैं? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? जल्द से जल्द कमेंट करें। 1 2 3 4 5। राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर आपका होगा नंबर 3, सी। क्योंकि बच्चे तो एक भाषिक नहीं होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे के घर में कोई अलग भाषा प्रयोग की जाती है और उसके जो आस पड़ोस में अलग भाषा प्रयोग होती है, तो बच्चा 2 भाषाएं आराम से सीख लेता है। या फिर उसके घर में कोई अलग भाषा, 2 भाषाएं प्रयोग होती हैं, समाज में अलग कोई भाषा प्रयोग करता है, तो बच्चे यानी बहुभाषिक होते हैं, ठीक है। द्विभाषिक भी नहीं होते और कमज़ोर तो बिल्कुल भी नहीं होते। जब भी हमारे स्कूल में आते हैं तो वो भाषा से पूर्ण लैस आते हैं, ठीक है। तो बच्चे कैसे होते हैं? प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं और बच्चे बहुत जल्द ही भाषा का अर्जन करते हैं। ये बात भी आपको हमेशा याद रखनी है कि बच्चे हैं तो वो भाषा मतलब बहुत जल्द सीखते हैं, बहुत जल्द अर्जन करते हैं। भाषा की क्षमता उनकी बहुत ज़्यादा होती है सीखने की। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। स्तर कौन सा है आपका? प्राथमिक है और आपसे विधि सर्वश्रेष्ठ विधि पूछी है। बच्चों के साथ कविता गाना, बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, बच्चों को भाषा प्रयोग करने के विविध अवसर देना। तो राइट आंसर क्या होगा? आप जल्द से जल्द कमेंट करें। 1 2 3 4 5। आप कमेंट करें जल्द से जल्द। तो देखो राइट आंसर आपका क्या होगा? यानी सर्वश्रेष्ठ विधि पूछी है आपकी। तो भाषा सीखने में बच्चा कैसे बच्चा ज़्यादा भाषा सीखेगा? तो राइट आंसर है आपका नंबर डी, यानी बच्चों को भाषा प्रयोग करने के विविध अवसर देना। बहुत सारे अवसर दीजिए आप बच्चे, जहाँ बच्चे भाषा का प्रयोग कर सकें। आपको चाहे उनकी मातृभाषा के साथ साथ, ठीक है, मातृभाषा में भी उनको निपुण बनाना ही है। मातृभाषा में तो बच्चे वैसे ही निपुण होते हैं, जो भी भाषा आप सिखा रही हो तो उस भाषा को बोलने के उन्हें आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने हैं, ठीक है। सिर्फ कविता गाने से, कहानी सुनाने से या फिर कोई भी वीडियो कार्यक्रम दिखाने से बच्चे इतना
भाषा पर पकड़ नहीं बनती है। भाषा के वैविध्य आप प्रयोग बच्चा कर सके, परिवेश से बच्चा सीखता है। तो ये सारी यानी भाषा सीखने की, यहाँ से बच्चा भाषा सीखता है। अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? जल्द से जल्द कमेंट करें। 1 2 3 4 5। इससे ज़्यादा समय नहीं लेना है आपको, जल्दी जल्दी कमेंट आप अवश्य किया करें, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर डी, यानी बच्चों की जो भी शिक्षा का माध्यम है प्राथमिक स्तर पर, तो प्राथमिक स्तर पर क्या होना चाहिए? मातृभाषा होनी चाहिए। आपकी NCF 2005 में ये हिंदी यानी मातृभाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने पर, मातृभाषा पर बल दिया गया है आपका। और सारी आपको CDP की पेडागोजी पर भी क्लासेस दी जा चुकी हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर के सारी 1 बाई 1 वीडियो अवश्य देखा करें, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और जम करके पढ़ाई करिएगा, ठीक है। और CTET इसी वर्ष अपना पास करने की पूरी कोशिश करिएगा, क्योंकि आगामी CTET में आपके बहुत सारे नियमों में परिवर्तन होने जा रहा है, सिलेबस में हो सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका बता ही दिया हमने। अगला प्रश्न है, भाषा में आकलन की प्रक्रिया, बात किसकी हो रही है? आकलन की हो रही है। पाठ के अंत में दिए गए माध्यमों से होती है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो आकलन की जो प्रक्रिया है ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? कमेंट करें। 1 2 3 4 5। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा नंबर 2, यानी सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाठ के अंत में ही या पाठ के अंत में दिए गए माध्यमों से ही सिर्फ आकलन होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सीखने सिखाने के दौरान भी बच्चे का आकलन कर सकते हैं, और यही आकलन और यही मूल्यांकन आपका सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन कहलाता है। और के जहाँ भी बात केवल की आ जाए, ये आपके निगेटिव पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए, फिर केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें शिक्षक और आपके बच्चे दोनों की भागीदारी होती है, दोनों का ही हमें आकलन करना होता है। शिक्षक स्वयं का भी आकलन कर सकता है कि उसने जो भी शिक्षण विधियाँ प्रयोग की हैं तो वो कहाँ तक सफल हुआ है उन पर, और बच्चे कितना सीखे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? अब अर्जित करने की बात हो रही है, भाषा अर्जन पर वीडियो भी आपको मिल चुकी है, आप अवश्य देखें। भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का, समाज का? तो जल्द से जल्द कमेंट करें कि भाषा कक्षा का होता है अर्जित करने में, यानी सर्वाधिक महत्व किसका है? प्रयोगशाला का है, पाठ्य पुस्तक का है, या फिर समाज का है? और बच्चा अर्जन कैसे करता है, अर्जित कैसे करता है भाषा को, ठीक है। और ये सारे टॉपिक आप अवश्य पढ़ें, यहाँ से प्रश्न आपके अवश्य पूछे जाते हैं। तो जल्द से जल्द कमेंट करें। 1 2 3 4 5। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर डी, समाज। देखो बच्चा किससे अर्जित करता है? समाज से। उसका पहला समाज क्या होता है? परिवार होता है। तो बच्चा सबसे पहले अपनी मातृभाषा कहाँ से सीखता है? अपने परिवार से सीखता है, फिर आस पड़ोस से सीखता है, फिर जो भी स्कूल भी एक परिवार की तरह ही होता है, ठीक है। स्कूल में जो भी भाषा टीचर प्रयोग करते हैं, क्लास के बच्चे प्रयोग करते हैं, तो उस का भी बच्चा अर्जन कर लेता है बिना किसी प्रयास के, बिना किसी व्याकरण को सीखे हुए। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? तो राइट आंसर आप कमेंट करें जल्द से जल्द। अनुवाद विधि, द्विभाषी विधि, अप्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। 1 2 3 4 5। राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर डी, प्रत्यक्ष विधि। अब देखो, यानी मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाना है। अनुवाद विधि में हम मातृभाषा को ही मध्यस्थ बनाते हैं, जो भी हम भाषा है,
ठीक है, सिखाते हैं बच्चे का, तो उसका हम अनुवाद मातृभाषा में करते हैं। द्विभाषी विधि में भी आपकी मातृभाषा ही होती है और प्रत्यक्ष विधि में भी मातृभाषा का प्रयोग होता है। लेकिन जो प्रत्यक्ष विधि है तो ये आजकल इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में इसी विधि का प्रयोग होता है, यानी बच्चे सिर्फ इंग्लिश में ही वहाँ सिखाई जाती है अंग्रेजी, तो उसी विधि का प्रयोग होता है। तो राइट आंसर आपका होगा नंबर डी। और इन विधियों पर भी वीडियो यानी पेडागोजी पर क्लासें आपको डेली मिल रही हैं, आप अवश्य देखें। अगला प्रश्न है आपका, तो अगला प्रश्न देखेंगे हम। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगले प्रश्नों को हम कल की वीडियो में देखेंगे, अगली वीडियो में। और डेली अब आपको भाषा की पेडागोजी की क्लासें भी मिलती रहेंगी साथ ही साथ टॉपिक पर, और साथ ही साथ जो भी हम पढ़ेंगे टॉपिक उस पर आपको प्रैक्टिस भी मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करें और लाइक कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।